दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास सेट में हम सॉल्व करेंगे इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट। इसमें हम पीसीएस परीक्षा के दृष्टिगत स्तरीय प्रश्नों को शामिल करेंगे। दोस्तों ये टेस्ट श्रृंखला यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ अन्य परीक्षाओं जैसे आरओ एआरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस और अन्य राज्यों के लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों अन्य जानकारी और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज और टेलीग्राम ग्रुप परीक्षा ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का टेस्ट श्रृंखला भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट संख्या 8। दोस्तों देखिए आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। और दूसरा कथन है कि परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो इसमें देखिए आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक और न ही दो। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? परिसीमन आयोग के संबंध में ये दोनों ही कथन आपके सही हैं। इसकी व्याख्या आप देख लीजिए। दोस्तों परिसीमन आयोग की स्थापना संसद द्वारा पारित परिसीमन आयोग के तहत की जाती है, जो कि नवीनतम जनगणना के आधार पर विभिन्न लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्सीमांकन या पुनर्निर्धारण का कार्य करता है। परिसीमन आयोग के आदेशों को न्यायिक चुनौती नहीं दी जा सकती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। और साथ ही इसके आदेशों को लोकसभा और संबंधित राज्य विधानसभा के पटल पर रखे जाने का प्रावधान है, लेकिन वे इन आदेशों में कोई संशोधन नहीं कर सकती हैं। वर्तमान में जम्मू और कश्मीर में परिसीमन का कार्य चल रहा है। तो याद रखिएगा दोस्तों परिसीमन आयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके आदेश को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। और जब इसके आदेश लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए वित्त आयोग के कार्यों के बारे में ये कथन आपको दिए गए हैं। वित्त आयोग के कार्य हैं, देखिए दोस्तों, भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देना, तो ये आपका वित्त आयोग या फाइनेंस कमीशन का कार्य नहीं है। प्राप्त करों को राज्यों के भागों में बांटना, ये आपका सही है। इसके अलावा सहायता अनुदान के लिए राज्यों के आवेदन पर विचार करना, ये भी सही नहीं है। और संघ सरकार तथा राज्य सरकारें बजट के प्रावधानों के अनुसार करों की उगाही कर रही हैं या नहीं, इसकी देखरेख करना और उस पर रिपोर्ट देना, तो देखिए ये सही है। और संघ सरकार और राज्य सरकारें बजट के प्रावधानों के अनुसार करों की उगाही कर रही हैं नहीं, इसकी देखरेख करना, ये इसका कार्य नहीं है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वित्त आयोग जो है ये प्राप्त करों को राज्यों के भागों में बांटता है। और दूसरा, राज्यों के लिए सहायता अनुदान के संबंध में राज्य जो आवेदन करते हैं उन पर विचार करता है। तो देखिए इन कथनों में से कथन 2 और 3 सही हैं, तो ऑप्शन आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगर इसकी व्याख्या देखें तो दोस्तों संघ और राज्यों के बीच प्राप्त संघीय करों और शुल्कों का विभाजन और सहायता अनुदान निर्धारित करने वाले मानदंडों का निर्धारण वित्त आयोग के कार्य हैं, जबकि शेष दोनों कथन सही नहीं हैं। अगला प्रश्न आप जानते हैं संवैधानिक और गैर संवैधानिक आयोगों के बारे में आप जानते हैं दोस्तों, कौन सी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जिन संस्थाओं का उल्लेख संविधान में किया गया है, नीति जैसे दोस्तों योजना आयोग, नीति आयोग, ये जो प्रावधान है ये हमारे संविधान में नहीं किए गए हैं।
जैसे संघ लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, इन सभी का प्रावधान संविधान में किया गया है। तो जो संविधान में प्रावधानित हैं वो संवैधानिक आयोग, और जिनकी संसद के किसी विशेष जो है आदेश से या कैबिनेट के द्वारा जिसकी स्थापना आयोग की जाती है अलग से, उनको गैर संवैधानिक संस्थाएं कहते हैं। तो इसमें आपको पूछा गया है कि कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है। ऑप्शन है संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, योजना आयोग और चुनाव आयोग। तो अभी अभी हमने चर्चा की है कि योजना आयोग और नीति आयोग जैसे संस्थान ये संविधान में पहले से प्रावधानित नहीं है, तो ये संवैधानिक निकाय नहीं है, जबकि संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग और चुनाव आयोग ये संवैधानिक निकाय हैं। दोस्तों, योजना आयोग के बारे में जान लेते हैं। तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा किया गया था, और इसके गठन का प्रावधान संविधान में नहीं है, न ही इसका गठन संसदीय विधि के तहत ही किया गया है। इसलिए दोस्तों इसे संविधानेतर या गैर संवैधानिक संस्था कहते हैं। दोस्तों, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना अनुच्छेद 315 के तहत, वित्त आयोग की व्यवस्था अनुच्छेद 280 में और चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 के तहत ये संवैधानिक संस्थाएं हैं। योजना आयोग के बारे में जान लीजिए। तो दोस्तों, योजना आयोग आप जानते हैं 15 मार्च 1950 को मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के द्वारा स्थापित किया गया था, लेकिन जो है जनवरी 2015 से इसके स्थान पर एक नए थिंक टैंक नीति आयोग की स्थापना कर दी गई है, जिसका नाम है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है, आपको बताना है। देखिए दोस्तों, ऑप्शन है संवैधानिक मशीनरी की विफलता, आक्रमण, आंतरिक अशांति या युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। तो दोस्तों, जब आप संविधान का अनुच्छेद 352 पढ़ेंगे जिसमें कि आपातकालीन उपबंधों की व्यवस्था है, तो दोस्तों राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को ये समाधान हो जाता है कि गंभीर आपात स्थिति विद्यमान है जिससे युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा संकट में पड़ जाती है, तो वह उद्घोषणा करके संपूर्ण भारत या उसके राज्य क्षेत्र के ऐसे भाग के संबंध में उद्घोषणा करेगा कि अनुच्छेद के स्पष्टीकरण के तहत ये घोषणा ऐसे संकट के सन्निकट होने का राष्ट्रपति को समाधान होने पर भी की जा सकती है। दोस्तों, इसमें एक संशोधन भी किया गया था, 44वां संविधान संशोधन। इस अधिनियम में पहले सशस्त्र विद्रोह के जगह पर आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग किया गया था, जिसका दुरुपयोग होने की संभावना थी। इसलिए 44वें संविधान संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को प्रतिस्थापित कर दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का भाग 16 जो अनुच्छेद 330 से अनुच्छेद 342 तक है, ये किससे संबंधित है, आपको बताना है। ऑप्शन है प्रशासनिक अधिकरण से, अखिल भारतीय सेवा से, वित्त आयोग से या लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण और आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व से। तो सही उत्तर है दोस्तों संविधान का भाग 16 जो कि अनुच्छेद 330 से 342 है। ये लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण और आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व से संबंधित है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है भारतीय संविधान का भाग 16, जिसमें दोस्तों विशेष उपबंध कुछ किए गए हैं। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और अनुच्छेद 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए उपबंध किए गए हैं। एक प्रश्न है यहाँ से दोस्तों, लोकसभा और विधानसभाओं में जो हमारे लोकसभा है उसमें आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व समाप्त कर दिया गया है वर्तमान में, और किस संविधान संशोधन के तहत ये व्यवस्था की गई है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये आपके लिए प्रश्न है, ये दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व को समाप्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत में अल्पसंख्यकों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
देखिए, कथन एक है दोस्तों कि भारत सरकार ने 6 समुदायों जैसे मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसियों को अल्पसंख्यक के रूप में अधिसूचित किया है। तो ये सही है आपका। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को दोस्तों 1993 में सांविधिक दर्जा दिया गया, ये आपका सही नहीं है। इसके अलावा दोस्तों देखिए, ये सही है दोस्तों। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को 1993 में सांविधिक आयोग का दर्जा दिया गया था, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है 1978 में गठित किया गया। संसद द्वारा 1992 में एक अधिनियम पारित किया गया और 17 मई 1993 से ये प्रभावी हुआ। तो इस तरह से देखा जाए तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1993 से सांविधिक दर्जा इसको दे दिया गया है। भारत में सबसे छोटा धार्मिक समुदाय पारसी समुदाय है। दोस्तों, पारसी समुदाय जो है सबसे छोटा धार्मिक समुदाय है, ये आपका सही नहीं है। और भारत का संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता और संरक्षण देता है, ये आपका सही है। तो इसमें आपको बताना है कि प्रश्न के अनुसार कौन से कथन सही हैं। तो 1, 2 और 4 आपके कथन सही हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहले भारत सरकार द्वारा 5 समुदायों जैसे मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध और पारसियों को ही अल्पसंख्यकों के रूप में अधिसूचित किया गया था, लेकिन जनवरी 2014 से, याद रखिएगा, जैनों को भी इस अल्पसंख्यक के अंतर्गत दर्जा दिया गया। दूसरी चीज़ ये कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के बारे में हमने बता ही दिया है कि इसको 1993 में सांविधिक दर्जा दिया गया। तीसरी बात ये कि तीसरा कथन जो कह रहा है कि भारत में सबसे छोटा धार्मिक समुदाय पारसी समुदाय है, ये सही नहीं है, क्योंकि पारसी समुदाय सरकार द्वारा अल्पसंख्यक के रूप में अनुसूचित समुदायों में सबसे छोटा है, लेकिन इससे भी कम संख्या वाले धार्मिक समुदाय हैं। और जो चौथा कथन है वो बिल्कुल सही है कि भारत का संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता और संरक्षण देता है। अगला प्रश्न आसान सा प्रश्न है, लेकिन थोड़ा सा अलग है कि संविधान के किस अनुच्छेद में ये व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। ऑप्शन है अनुच्छेद 349, अनुच्छेद 350, 350 क या अनुच्छेद 351। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 350 क या 350 ए। ये प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं में ये कहा गया है कि प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निर्देश दे सकेगा और जो ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक और उचित समझता है। दोस्तों, अनुच्छेद 350 ख भी थोड़ा सा देख लीजिए। ये भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अंतः स्थापित किया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 350 क में ये व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गईं, जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा दोस्तों संविधान का 92वां संविधान संशोधन अधिनियम। और इसके तहत कौन कौन सी 4 भाषाएं जोड़ी गई थी? तो दोस्तों इसके 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, जिसके द्वारा अब जो 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या है ये अब 22 भाषाएं हो गई हैं। अगर मूल रूप से देखा जाए तो देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में देश की 14 भाषाएं शामिल थी मूल रूप में। असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा सिंधी, 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को, तथा 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा
बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी जो कि 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, और अब संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या 22 हो गई है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है संविधान में? तो उत्तर है अनुच्छेद 368। दोस्तों, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 के तहत संविधान का संशोधन करने की शक्ति संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया का उपबंध किया गया है। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है। कथन है कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, और कारण है कि संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। तो ये दोस्तों ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है, क्योंकि आप जानते हैं संविधान के अनुच्छेद 368 के खंड 1 में कहा गया है कि इस संविधान में किसी बात के होते हुए संसद अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए किसी उपबंध का परिवर्तन, निरसन के रूप में संशोधन कर सकती है। और संसद को ये शक्ति इसीलिए प्राप्त है दोस्तों क्योंकि ये भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा दी जाती है? तो सही उत्तर है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 अब तक किए गए सभी संविधान संशोधनों में सबसे व्यापक और विवादास्पद रहा था। आपातकाल के दौरान ये संशोधन किया गया था, और इस संशोधन में कुल 59 प्रावधान थे जिनके द्वारा लगभग संपूर्ण संविधान का पुनरीक्षण किया गया, और इसी कारण इसे लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, स्टार कर रहा हूं, किस संविधान संशोधन ने शिक्षा के अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A या 21K को संविधान में जोड़ा है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये संविधान संशोधन है 86th अमेंडमेंट, यानी 86वां संविधान संशोधन अधिनियम। दोस्तों, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान के मूल अधिकारों में नया अनुच्छेद 21A जोड़कर शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बना दिया गया है, और इसके तहत 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा राज्य द्वारा उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान किया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में संसूचित करने वाला नया अनुच्छेद 21K जो है ये 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। आइए दोस्तों, संविधान में जो विभिन्न अनुच्छेद हैं और उनके प्रावधानों से संबंधित सूची 1 का सूची 2 से मिलान करते हैं। देखिए, अनुच्छेद 76 ये भारत के महान्यायवादी के संबंध में, अटॉर्नी जनरल के संबंध में प्रावधान करता है। अनुच्छेद 148 दोस्तों ये भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से संबंधित है। अनुच्छेद 75(1) ये दोस्तों केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में, और अनुच्छेद 131 ये सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के संबंध में प्रावधान करता है। तो देखिए 3, 1, 4 और 2, तो ये ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। सही सुमेलन यही होगा। दोस्तों देखिए, संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी, अनुच्छेद 148 में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी CAG, और अनुच्छेद 75(1) में केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति, और अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के बारे में उपबंध करता है। और आप देख सकते हैं भारत के वर्तमान CAG जो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना, और महान्यायवादी KK वेणुगोपाल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद को जो है उनसी विषय सूची या उनके संबंधों से सुमेलित करिए। अनुच्छेद 54 दोस्तों, अनुच्छेद 54 का संबंध भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से है।
अनुच्छेद 75 ये प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 155 में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान किए गए हैं और अनुच्छेद 164 में राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है। तो सही उत्तर 1, 2, 3, 4, ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा हो जाएगा। अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 14 जो है ये समानता के अधिकार से संबंधित है। विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण। आप जानते हैं कि अनुच्छेद 14 मूल अधिकारों के अंतर्गत समानता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 36 नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं राज्य के। अनुच्छेद 74 ये मंत्रिपरिषद के संबंध में प्रावधान करता है और भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में वर्णित है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 3, 4, 2 और 1। ऑप्शन देख लेते हैं। 3, 4, 2 और 1, ऑप्शन डी सही उत्तर है। दोस्तों देखिए, संविधान का अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता समानता के अधिकार से है। अनुच्छेद 36 राज्य के नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद और अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए यहाँ सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। भारत का राष्ट्रपति, दोस्तों भारत का जो राष्ट्रपति होता है भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा की शपथ लेता है। सर्वोच्च न्यायालय के जज जो हैं दोस्तों, ये संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखने की शपथ लेते हैं। इसके अलावा संसद सदस्य अपने कर्तव्यों के निष्ठापूर्वक निर्वहन की और संघ के मंत्री सूचना की गोपनीयता की शपथ लेते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सही सुमेलन क्या हो जाएगा? सही सुमेलन 3, 4, 2 और 1 हो जाएगा। तो 3, 4, 2 और 1 ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगर हम इसकी व्याख्या देखें तो राष्ट्रपति पद के लिए जो शपथ लिया जाता है वो संविधान के अनुच्छेद 60 में है, जबकि 3 पदों के लिए जो हमारे पद हैं राष्ट्रपति के अलावा सर्वोच्च न्यायालय के जज, संसद सदस्य और मंत्रियों के लिए इसका प्रारूप 3य अनुसूची में दिया गया है। भारत का राष्ट्रपति श्रद्धापूर्वक पद के कार्यपालन की, संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की, इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखने की और संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की, संसद के सदस्य संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की और भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखने की, अपने पद के कर्तव्यों के निष्ठापूर्वक निर्वहन की शपथ लेते हैं। जबकि संघ के जो मंत्री होते हैं ये दोस्तों शपथ के अतिरिक्त सूचना की गोपनीयता की भी शपथ लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने वर्ष 2021 में किस परीक्षा के स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए अखिल भारतीय कोटा योजना में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 10% कोटे को मान्यता दी है? ऑप्शन है IAS प्रवेश परीक्षा, कैट प्रवेश परीक्षा, नीट परीक्षा या IIT प्रवेश परीक्षा। तो सही उत्तर है नीट परीक्षा में। दोस्तों हाल में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा वर्ष 2021-22 से चिकित्सा, दंत चिकित्सा पाठ्यक्रम में स्नातक और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अखिल भारतीय कोटा योजना में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 10% कोटे की व्यवस्था की है। अगला प्रश्न और इस जो प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, जस्टिस रोहिणी कमीशन या जस्टिस रोहिणी आयोग का संबंध किससे है? उत्तर है OBC आरक्षण के उपवर्गीकरण से जस्टिस रोहिणी कमीशन का संबंध है। देख लेते हैं व्याख्या दोस्तों। जस्टिस रोहिणी कमीशन का संबंध OBC आरक्षण के उपवर्गीकरण से है और दोस्तों केंद्र सरकार OBC आरक्षण के उपवर्गीकरण के जरिए जाति के अंदर वर्गीय विभेद को कम करना चाहती है।
तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट दोस्तों, जो कि पीसीएस यानी यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए तैयार किया गया है। साथ ही साथ ये अन्य राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले परीक्षाओं के साथ साथ राजनीति विज्ञान के लिए और नागरिक शास्त्र से आयोजित परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इसका प्रयोग दोस्तों कई परीक्षाओं में कर सकते हैं। इसमें हमने स्टैंडर्ड यानी मानक और स्तरीय प्रश्नों को शामिल किया है, जो आपके परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।